साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, वित्त विभाग के अफसरों के साथ बजट प्रस्तावों पर की चर्चा। मौके पर शिवराज ने कहा, बजट में शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में दबाव, 15 बार दाम बढ़े तो 12 बार घटे भी हैं दाम। ग्वालियर में विकास की परिकल्पना कार्यक्रम का आयोजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को दिया सुझाव, कहा खुद गंदगी करना, नियमों को तोड़ना करे बंद। एसपी ऑफिस में कार्यरत एएसआई की हुई मौत, 11 फरवरी को उमाशंकर पांडे ने लगवाया था कोरोना वैक्सीन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का होगा खुलासा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सीधी बस हादसे की वजह से मध्य प्रदेश में होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज ने कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सुबह सूचना मिली कि सीधी जिले में बाण सागर नहर में यात्रियों से भरी एक बस डूब गई, जिसके बाद बांध से पानी बंद करवाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दें कि आज वसंत पंचमी के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 लाख आवासों का वर्चुअल लोकार्पण करने वाले थे। गौरतलब है कि इससे पहले 12 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,75,000 आवासों का गृह प्रवेश कराया गया था और प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत 26,28,000 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 18,13,000 आवास बनाए जा चुके हैं। वहीं सीधी बस हादसे में मरने वालों की संख्या 38 तक जा पहुंची है। इसकी पुष्टि मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने की है। आपको बता दें कि मरने वालों में स्टूडेंट, महिला और बुजुर्ग सब शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी बस हादसे के बाद भोपाल के मिंटो हॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट और राम खिलावन पटेल को भेजा है। दोनों मंत्री घटनास्थल का दौरा कर राहत बचाव कार्य देखेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज को इसकी रिपोर्ट देंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उन्होंने बुलाया है। वो मंत्रालय में परिवहन मंत्री से हादसे के बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। वहीं हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीधी में बस हादसा हुआ है, जिसको लेकर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर एक बस नहर में जा गिरी, जिसके चलते मरने वालों की संख्या अब 38 पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दौरान कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि गृह प्रवेश का कार्यक्रम आज होना था, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की वजह से रद्द कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न कराने वाले थे, लेकिन सुबह मिली सूचना सीधी जिले में बाण सागर नहर में यात्रियों से भरी एक बस डूब गई, जिसके बाद इस कार्यक्रम को अब रद्द करा दिया गया है। आपको बता दें कि सीधी बस हादसे में मरने वालों की संख्या 38 पहुंच गई है। वहीं इस मौके पर एसडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। तमाम राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों पर विचार करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग के अफसरों के साथ लगातार दूसरे दिन बजट प्रस्तावों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुबह मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बजट में शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होगा। बजट की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगी और लोक कल्याणकारी होगा। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए लाभ देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
वहीं केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन को शामिल किया गया है। बता दें कि पिछले बजट की तुलना में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं 22 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में वित्तीय साल 2021-22 को बजट को पारित करवाएगी। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बढ़ते दामों को लेकर आपने अगर सांसद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनी होगी तो आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में दबाव पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उसी का असर पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखें तो 15 बार दाम बढ़े हैं तो 12 बार दाम घटे भी हैं। इंटरनेशनल प्राइस की कीमत का असर भारत पर भी होता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में शहर के विकास को लेकर कई संस्थाओं और समूह के लोगों से चर्चा कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान शहर के राजनीतिक, व्यापारिक, समाजसेवी संस्थाओं सहित 40 से ज्यादा धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग यहां शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। और शहर विकास के लिए जहां बेहतर सड़कों का नेटवर्क, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जरूरी है, वहीं सबसे बड़ी जरूरत स्थानीय स्तर पर अच्छे इलाज को लेकर भी है। ये सुझाव सोमवार को हुए ग्वालियर विकास की परिकल्पना कार्यक्रम में आए विकी फैक्ट्री स्थित मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के सुझाव सुने और नोट भी किए। सिंधिया ने यह भी कहा कि सड़क, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। जरूरी है कि हम शहर के विकास को लेकर जिम्मेदार बने और दूसरों को जिम्मेदारी समझाएं भी। खुद गंदगी करना, नियमों को तोड़ना बंद करें, फिर दूसरों पर भी इसे लागू करें। इससे 1.5 साल में शहर के हालात बदलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड के साथ नदी में साफ पानी बहेगा और पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते दामों को लेकर अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत पर दबाव पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उसी का असर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को कोविड-19 को जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्वालियर में शहर के विकास को लेकर कई संस्थाओं और समूह के लोगों से ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों को लेकर ये बयान दिया। वहीं शहर विकास के लिए सड़कों का नेटवर्क, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जरूरी है, ये भी उनका कहना है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्वालियर विकास परिकल्पना कार्यक्रम में पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने लोगों के सुझाव भी सुने और सुझाव नोट भी किए। इस दौरान सिंधिया ने यह भी कहा कि सड़क, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए जरूरी ये भी है कि शहर के विकास को लेकर नागरिक, जनता जिम्मेदार बने और दूसरों को भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। इस दौरान सिंधिया ने यह भी कहा कि खुद गंदगी करना, नियमों को तोड़ना बंद करें, फिर इस नियम को दूसरों पर भी अप्लाई करें। बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचातानी जारी है। ताजा मामला वोटर्स लिस्ट की गड़बड़ी की आशंका को लेकर है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। आपको बता दें कि बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि मतदान सूची में संशोधन का काम चल रहा है। इन सूचियों में पिछले कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में गड़बड़ी हुई है। बता दें कि पार्टी ने इसको लेकर आयोग से शिकायत की है। इधर कांग्रेस ने भी आयोग को दी गई शिकायत में बीजेपी पर वोटर लिस्ट में मन मुताबिक नाम जुड़वाने या कटवाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान मतदाताओं के नाम काटे या जोड़े गए, वहीं वोटर लिस्ट में नाम इधर से उधर किए गए हैं। हमने हर जिले में सदस्यों की बैठक करके इसे ठीक कराने के लिए कहा है, लेकिन इस पर
बहुत आपत्ति आ रही है, जिससे दिक्कतें हो रही हैं। ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और अगर हम सूची में संशोधन कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मतदाता सूची ठीक नहीं है तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी और चुनाव ठीक से नहीं हो पाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के संयोजक जेपी धनोपिया ने बताया कि बीजेपी वोटर लिस्ट में नामों को कटवाने के साथ साथ नए नामों को जोड़ने का काम भी कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर इसे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग को दी गई शिकायत में ये कहा गया है कि जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उनका भौगोलिक वेरिफिकेशन किया जाए। और एसपी ऑफिस में कार्यरत एएसआई की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को उमाशंकर पांडे को कोरोना का टीका लगा था। पिछले 2 दिन से एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। बता दें कि एएसआई की मौत का अंदाजा हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि टीका लगने के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीआई सिविल लाइन में 8 फरवरी को वैक्सीन लगी थी, जिसके बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में जांच करवाने पर रिपोर्ट में मलेरिया और टाइफाइड सामने आया, जहां आज एंटीजन में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आपको बता दें कि एएसआई की मौत हो गई है। हालांकि मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। आपको बता दें कि एसपी ऑफिस में कार्यरत थे एएसआई। 11 फरवरी को उमाशंकर पांडे को कोरोना का टीका लगवाया गया था। पिछले 2 दिनों से एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। वहीं उनकी मौत का अंदाजा आशंका हार्ट अटैक बताई जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा। वहीं टीका लगने के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि टीआई सिविल लाइन में 8 फरवरी को वैक्सीन लगा था, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में जांच करवाने के दौरान रिपोर्ट में मलेरिया और टाइफाइड सामने आया। जिले के पशुपालन विभाग पड़ोसी जिला सरगुजा में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि सूरजपुर वेटरनिटी विभाग ने सैंपल लेने के लिए टीम का गठन किया, जिससे कहीं से भी बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने के बाद 1 घंटे में सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब में भेजे जा सके। आपको बता दें कि सरगुजा जिले में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां करीब 21,000 मुर्गियों को मारने की तैयारी चल रही है। जिला कलेक्टर ने रैपिड एक्शन टीम का गठन भी कर दिया है। बता दें कि अंबिकापुर में बीते 1 हफ्ते से सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत हो रही थी, जिसके बाद भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया था। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो पशुपालन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई पड़े, जिसके बाद सैंपल भेजे गए जांच के लिए। वहीं अब सरगुजा जिले में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद करीब 21,000 मुर्गियों को मारने की तैयारी चल रही है। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट ने रैपिड एक्शन टीम का गठन भी कर दिया है। वहीं अंबिकापुर में बीते 1 हफ्ते से सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत हो रही थी, जिसके बाद इनके सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजे गए। वहीं जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो इन मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इसकी जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन सभी मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, जिसके बाद अब लगातार पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि 21,000 मुर्गियों को मारने की तैयारी इस दौरान जारी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री इस दौरान दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां सामाजिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। बता दें कि रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बलरामपुर, रामानुजगंज और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से रवाना हुए और 11:30 बजे बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के तहसील कुसमी के ग्राम कोट पहुंचे, जहां वो सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम लगभग 2 बजे के आसपास रायपुर लौट आए। तो आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे के आसपास रायपुर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो बलरामपुर, रामानुजगंज और नई दिल्ली के दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वहीं कार्यक्रम के मुताबिक वो कई सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, शामिल हुए। वहीं इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लगभग 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रायपुर वापस लौट आए हैं। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री का असम दौरा भी काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। वहीं असम के शिवसागर विधानसभा में चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम बघेल ने पूछा कि रेलवे स्टेशन जो बीजेपी बेच रही है, उसको क्या तुम्हारे दादा ने बनवाया था? एयरपोर्ट बेच रहे हो, क्या नाना ने बनवाया था? ये जो ऑयल कंपनी बेच रहे हो, क्या तुम्हारे काका के दहेज में आया था? बघेल ने यह भी कहा कि जिन सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसे 70 साल में कांग्रेस ने बनवाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये भी कहा कि आजादी के दौरान से ही 2 धाराएं चल रही हैं। एक तरफ अंग्रेज थे जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति चलाई, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को जोड़ने का काम किया गया। आज जोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मौके पर भूपेश बघेल ने बीजेपी के चुनावी वादों की भी याद दिलाई। आपको बता दें कि असम के दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हिंदुस्तान के दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता है, देने का काम नहीं होता। लेकिन राहुल जी आदिवासियों की जमीन वापस कराए। 2500 रुपये हम धान खरीदे, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार बोले आप बोनस दे रहे हो, इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अड़ंगा उन्होंने लगाया। हमने कहा ठीक हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी लोकसभा में न्याय योजना की बात कही थी। हमने वो न्याय योजना लागू की। 19 लाख किसानों के 28 लाख हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया हमने पिछले साल दिया है। बढ़ते आगे, जहां राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की क्लास लगवाई जा रही हैं। वहीं कॉलेजों में भी क्लास लगना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद से ही स्कूल और कॉलेज संचालक ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं शनिवार को आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं
15 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया था। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश की जानकारी राज्य के सभी स्कूलों को दे दी थी। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया था। इसी के साथ ये भी कहा गया कि अगर किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाए और तुरंत कोरोना की जांच की सलाह दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।